सेल का कंसेप्ट आता है। अगर हम बात करें स्टेम सेल्स की किस टाइप के सेल्स होते हैं, तो दे आर मेनली अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल? ऐसे सेल जो कि डिवाइड करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं बट उनके पास उनका कोई फंक्शन नहीं होता है, बिकॉज इनिशियली दे आर इन अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेज। उसके बाद वो मैच्योर होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं एंड आफ्टर दैट वो अपना फंक्शन गेन करते हैं। लेकिन स्टेम सेल की ये खासियत होती है कि ये जहाँ भी स्टोर होते हैं वहाँ पे ये अपनी डिवीजन प्रॉपर्टी के साथ रहते हैं, यानी जो भी स्टोरेज एरिया होगा स्टेम सेल का वहाँ पे ये मेनली अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में ही पाए जाएंगे, यानी ये किसी भी एंगल से वहाँ पे अपना फंक्शन गेन नहीं करेंगे। हाँ, डिवीजन प्रॉपर्टी इनके पास काफ़ी अच्छी खासी रहेगी। तो स्टेम सेल की यहाँ पे दो प्रॉपर्टी देखी जा सकती है। एक तो इसका अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट में रहना, एंड दूसरा अगर कोई सेल बाय चांस अगर वहाँ से मैच्योर होना चाहता है तो वो मैच्योर होने के लिए बाहर निकल सकता है और वो फिर कहलाएगा दैट इज़ योर डिफ्रेंशिएटेड सेल कहलाएगा। ओके, तो इस ढंग से हमने यहाँ पे देख लिया कि स्टेम सेल होते क्या हैं। अगर हम बात करें इनके डिवीजन प्रॉपर्टी की तो ये कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं। यू कैन सी दिस इज अ स्टेम सेल। तो एक स्टेम सेल जब डिवाइड करता है तो अपने जैसा एक सेल बनाता है और एक आप कह सकते हो सिस्टर सेल बनाता है या डॉटर सेल कह सकते हो। अपने जैसा जो सेल बनाता है वो क्या कर सकता है, वो रीन्यू होने के लिए वापस से उस पूल में एंटर कर सकता है, लेकिन जो सिस्टर सेल बना है वो डिफ्रेंशिएट होने के लिए आगे बढ़ सकता है। सिमिलरली जितनी बार स्टेम सेल डिवाइड करते हैं लगभग यही मेथड फॉलो करते हैं। मान लीजिए ये वाला जो यहाँ पे स्टेम सेल था सेकेंड वाला जो अभी फ़िलहाल में बना है, ये अगर पूल को मेंटेन करना चाहेगा, जो स्टेम सेल पूल वहाँ पर है उससे अगर ये मेंटेन करना चाहेगा और बाद में फिर से अगर डिवाइड करने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये भी जब डिवाइड करेगा तो ये अपने जैसा बनाएगा और एक डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म बनाएगा सेल का। इस तरीके से स्टेम सेल डिवाइड होते हैं। साथ ही साथ स्टेम सेल का पूल, यानी जहाँ पे स्टेम सेल स्टोर्ड है वो पूल की कमी ना हो, मतलब उस पूल में स्टेम सेल की कमी ना हो, इसलिए इनके पास सेल्फ रिन्यूअल एक्टिविटी होती है, यानी खुद को वापस से रीन्यू कर सकते हैं। So a stem cell retain the ability to divide and recreate itself while also having the ability to generate the progeny capable of specializing into the more differentiated cell type. The stem cell are sometimes referred as undifferentiated due to the maintenance of their proliferative properties. तो जितनी बातें मैंने कही है उतनी बातें यहाँ पे आपको डेफिनेशन में समझाई गई हैं। इनके पास इनकी अनडिफरेंशिएटेड प्रॉपर्टी होती है जिसे हम प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं, बिकॉज ये प्रोलिफरेट होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इस ढंग से हमने देखा कि स्टेम सेल किस किस टाइप से काम कर सकते हैं। सिमिलरली बात आती है कि स्टेम सेल फिर पाए कहाँ जाते हैं, मतलब जिस एरिया में, ऑल दो बहुत सारे जगह है जहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम हमारी बात करें तो हम में जो है एडल्ट स्टेम सेल स्टोर हैं जो कि मेनली जब भी टिश्यू वगैरह डैमेज होता है तो उसे रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो ये स्टेम सेल जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया को बोला क्या जाता है, तो इसे हम कहते हैं स्टेम सेल नीश कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ एन एरिया ऑफ अ टिश्यू दैट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक माइक्रो इन्वायरमेंट इन विच स्टेम सेल आर प्रेजेंट इन द अनडिफरेंशिएटेड एंड सेल्फ रिन्यूअल स्टेट। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए ये एक एरिया है और अगर स्टेम सेल यहाँ पे स्टोर्ड है, ऐसा तो नहीं है ना स्टेम सेल कहीं भी स्टोर हो सकते हैं, बिकॉज अगर ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे स्टेम सेल स्टोर होना जानता है तो यानी यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर होगा जो कि स्टेम सेल को अनडिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में स्टोर रखता होगा। तो वेरी ऑब्वियस वो इन्वायरमेंट हर जगह तो मिल नहीं सकता है, यानी वो इन्वायरमेंट एक पर्टिकुलर एरिया होगा और उसे ही हम कह रहे हैं यहाँ पे स्टेम सेल नीश, जो कि एक स्पेसिफिक माइक्रो इन्वायरमेंट होता है स्टेम सेल को अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेट के फॉर्म में रखने के लिए, और यहीं पे सेल जो है रीन्यू भी होते हैं। तो इस ढंग से हमने देखा व्हाट इज स्टेम सेल नीश। जब हम स्टेम सेल की बात करते हैं तो स्टेम सेल के पास इनका पोटेंशियल बहुत हाई होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस एरिया की बात कर रहे हैं, बिकॉज स्टेम सेल बहुत से टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग। एक स्टेम सेल के पास बहुत मतलब ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो स्टेम सेल की पोटेंसी या सेल की पोटेंसी क्या होती है? स्टेम सेल की पोटेंसी हम उसके पावर को डिनोट करते हैं, मतलब उसकी पावर डिफ्रेंशिएट होने की, डिफ्रेंशिएट यानी टाइप ऑफ फंक्शन गेन करने की। अब ये जो पोटेंशियल है यानी ये जो कैपेबिलिटी है स्टेम सेल की, वो हाई भी हो सकती है, वो लो भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम सेल के कौन से स्टेज की बात कर रहे हैं या किस टाइप की सेल की बात कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ स्टेम cell to differentiate into the different type of cell
इज कॉल्ड दी स्टेम सेल पोटेंसी और सेल पोटेंसी। तो ये एक स्टेम सेल की पावर होती है टू डिवाइड इट सेल्फ इंटू द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सेल, दैट इज व्हाट कॉल्ड दी स्टेम सेल पोटेंसी और दी सेल पोटेंसी। सेल की पोटेंसी या स्टेम सेल की पोटेंसी को ध्यान में रखते हुए इसको टोटल 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहले का नाम है टोटीपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी एंड यूनिपोटेंसी। इसे हम टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट भी कह सकते हैं। लेट्स सी ये पोटेंसी होती क्या है, कितने टाइप की है और एक्चुअल में इनका मेन फंक्शंस कैसे कैसे होता है। टोटीपोटेंसी की अगर हम बात करते हैं तो टोटीपोटेंसी का मतलब होता है दी स्टेम सेल विच इज कैपेबल इन फॉर्मिंग टोटल ऑर्गेनिज्म, यानी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म अगर सीधी सी बात कहें तो। अगर हम जाइगोट की बात करें तो जाइगोट एक ऐसा आप कह सकते हो सेल है जो कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है। A to Z जितनी चीज़ें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में देखी जाएंगी सब कुछ फॉर्म कर सकता है जाइगोट। सो दैट इज व्हाई इट इज अ टोटीपोटेंसी, सो इट विल बी हैविंग द हाईएस्ट पोटेंशियल। Okay, it will be having the highest potential. Next is the pluripotency. Pluri means that is several. So pluripotent stem cell can form several cell but not the all cell. Okay, बहुत कुछ बना सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं बना सकते हैं। जैसे कि जब ह्यूमन में या मैमल्स में अगर हम नॉर्मली बात करें तो जब जाइगोट डिवाइड करता है तो देयर इज अ स्टेज जिसे हम कहते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के स्टेज पे 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, एक होता है इनर सेल मास और दूसरा होता है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट आगे चल के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है जबकि आईसीएम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो एज बिकॉज प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल की बात कर रहे हैं तो बॉडी में पाया जाने वाला आईसीएम दैट इज इनर सेल मास प्लूरीपोटेंट का एग्जाम्पल बनता है, क्योंकि आईसीएम एम्ब्रियो को तो बना सकता है लेकिन वो ट्रोफोब्लास्ट को नहीं बना सकता है। और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें ट्रोफोब्लास्ट एंड आईसीएम दोनों चले आते हैं जो कि टोटीपोटेंट स्टेम सेल बनाता है, लेकिन प्लूरीपोटेंट सिर्फ और सिर्फ इनर सेल मास को बना पाता है और वो ट्रोफोब्लास्ट को नहीं बना पाता है। सो इट इज मेकिंग द सेवरल सेल बट नॉट द ऑल सेल, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। Next is the multipotent stem cell. Multipotent stem cell are those cell which can form small subset of cell. ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं it can form small subset. तो आप कह सकते हैं प्लूरीपोटेंट से भी कम कैपेबिलिटी होती है मल्टीपोटेंट की। जैसे कि हमारी बॉडी में पाया जाने वाला हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल जो कि इम्यून सेल्स को बना सकता है, हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स को बना सकता है, यानी इट इज़ हैविंग अ फार बेटर रेंज, बट बहुत ज़्यादा भी रेंज नहीं है और पूरा रेंज भी नहीं है। तो इसकी जो रेंज होती है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल की जो कैपेबिलिटी होती है वो प्लूरीपोटेंट से कम होती है। जैसे कि बॉडी में पाया जाने वाला, जैसे मैंने आपको बताया हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल, इसके अलावा मेसेनकाइमल स्टेम सेल होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बोन्स, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। एंड फर्स्ट एग्जाम्पल इज द हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल एंड सेकेंड इज द मेसेनकाइमल स्टेम सेल, जो हमारी बॉडी में कुछ पार्ट बनाने में हेल्प करते हैं, बहुत कुछ में नहीं। ठीक है, लास्ट इज द यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट इज हैविंग अ प्रॉपर्टी टू डिफरेंशिएट इनटू ओनली वन लीनिएज। सिर्फ एक ही टाइप के सेल में ये खुद को ओरिजिनेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइप के सेल नहीं बना सकते हैं। जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया, अब आपको पता होगा स्पर्मेटोगोनिया सिर्फ और सिर्फ स्पर्म ही बना सकता है। ठीक है, स्पर्म ही बना सकता है। एंड नेक्स्ट oogonia जो कि सिर्फ और सिर्फ एग ही बनाएगा और कुछ नहीं बना सकते हैं। तो सिमिलरली अगर आप देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल के मामले में टोटीपोटेंसी का सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल होता है, प्लूरी का उससे कम, मल्टी का उससे भी कम एंड यूनी का सबसे कम। ओके, यानी हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड सेल एज वेल एज विद द हायर पोटेंशियल वो हम कह सकते हैं इट इज़ अ टोटीपोटेंट। और अगर हम कहना चाहें कि सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फेट किसके पास होता है तो वी विल बी सेइंग दैट इज़ यूनिपोटेंट। इस ढंग से हमने देखा कि प्लूरीपोटेंसी काम कैसे करती है। अब हम आते हैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको स्टेम सेल का हमने बहुत सारा एग्जाम्पल देखा, स्पेशली एक और स्टेम सेल का हमने एग्जाम्पल देखा था जो कि मेनली ब्लड सेल्स बनाते हैं, राइट, जो कि हमने मेनली एग्जाम्पल देखा था मल्टीपोटेंट में। तो ब्लड सेल जो होते हैं वो भी हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल से मिलकर बनते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइप में ये रहा सेल का टाइप, ठीक है, ये रहे उनके मेन फंक्शन। और अगर हम पर लीटर अगर
मेनली ह्यूमन ब्लड को कंसिडर करते हैं, तो कितने सेल्स प्रेजेंट है पर लीटर में वो भी यहाँ पे मेंशन करके रखा है। कितने सेल्स प्रेजेंट है मतलब इन सेल्स की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो उसमें आरबीसी क्या करता है, आरबीसी का मेनली काम होता है कि O2 को ट्रांसपोर्ट करना एज वेल एज CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। और अगर इसकी बात करें तो ये 5 × 10⁻12 नंबर में प्रेजेंट रहता है अगर हम पर लीटर ह्यूमन ब्लड की बात करते हैं तो। नेक्स्ट आता है, मतलब कि अगर इन जनरल देखा जाए ना तो वैसे तो ब्लड सेल्स को फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा, ठीक है, एंड थर्ड ये, यानी ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स, इनमें हम डिवाइड करते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स तो हो गए, ठीक है। प्लेटिलेट्स आपको पता है क्या करते हैं, प्लेटिलेट्स मेनली ये इनिशिएट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को। हमारी बॉडी में जब भी कोई चोट लगती है या कहीं पे कोई कट लगता है तो ब्लड क्लॉट करने में प्लेटिलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आप देख सकते हैं इनका नंबर कितना होता है, 3 × 10⁻11 तक देखा जाता है। जो सेकेंड होते हैं वो हैं व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम बोलते हैं WBCs। WBCs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट है और जितने भी डिजीज हो गए, पैथोजन हो गए, बैक्टीरिया हो गए जो हमें हार्म कॉज कर सकते हैं, उनसे लड़ने में मेनली WBCs ही मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं इनको डिवाइड किया गया है अलग अलग बेसिस पे, जैसे कि ग्रैनुलोसाइट्स में जिनमें ग्रैनुल्स प्रेजेंट रहते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स में प्रेजेंट है, पहला चला आता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, दे आर द टाइप ऑफ फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटोस करते हैं और इन्वेडिंग बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। इनका नंबर कुछ इतना देखा जाता है। अब ये अगर इनके नंबर की बात करें तो आई थिंक इनमें से अगर आता भी है क्वेश्चन तो बस ये आ जाएगा कि किसका नंबर ज्यादा प्रेजेंट होता है, मतलब WBC में ही अगर कंपेयर करें तो कौन ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज एक वैल्यू पुट करके क्वेश्चन आए इसकी बहुत लेस प्रोबेबिलिटी होती है। सेकेंड जो होते हैं, सेकेंड WBCs, उनको हम कह सकते हैं इओसिनोफिल्स। इनका काम क्या होता है, ये लार्जर पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा एलर्जिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करने का काम करते हैं। थर्ड देखे जाते हैं जो कि है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या करते हैं, या ये जो है हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, ठीक है। किसी किसी स्पीसीज में हिस्टामिन की जगह सेरोटोनिन का रिलीज होता है और ये मेनली इम्यून रिस्पॉन्स को करवाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हो गया मोनोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट क्या करते हैं, मोनोसाइट जो है एक्चुअल में ये आप कह सकते हो कि बहुत इनिशियल स्टेज होता है, लेकिन ये जब एक पर्टिकुलर टिश्यू एरिया में माइग्रेट होते हैं तो वहां पे टिश्यू स्पेसिफिक मैक्रोफाज में चेंज हो जाते हैं। और मैक्रोफाज क्या है, एक बहुत ही आप कह सकते हो एक ट्रेंड तरीके के जो है फैगोसाइटिक सेल होते हैं जो इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेनली फैगोसाइटोस करते हैं। और साथ ही साथ जो भी फॉरेन बॉडीज होती हैं या फिर एपोप्टोटिक सेल की बात कर लीजिए, इन सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने का काम मेनली फैगोसाइटिक सेल करते हैं, जिसको कि हम एज अ एग्जांपल मैक्रोफाज कहते हैं। तो मैक्रोफाज एक ऐसे फैगोसाइटिक सेल हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस है। जब भी कोई मैक्रोफाज का नाम लेता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो है फैगोसाइटिक सेल के तौर पे, मतलब इसी का नाम हम जो है कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं लिम्फोसाइट। WBC को लिम्फोसाइट में भी डिवाइड किया गया है। लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट में चले आते हैं बी लिम्फोसाइट एज वेल एज टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। टी लिम्फोसाइट मेनली वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करते हैं। इतना ही नहीं, ये बाकी ल्यूकोसाइट्स के फंक्शन को भी रेगुलेट करते हैं। इतना ही नहीं, तीसरा टाइप आ गया हमारे पास जो कि है NK सेल, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल। ये मेनली वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करता है, साथ ही साथ कुछ ट्यूमर सेल्स को भी किल करने का काम करता है। तो इस ढंग से हमने ओवरऑल देख लिया, ये एक टाइप के स्टेम सेल थे, ठीक है।